क्लासिक सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन भारत और उसके आगे, जिसमें हम इसके चैप्टर नंबर 3 स्थल रूप एवं जीवन, इसके सारे अभ्यास के प्रश्न हल करेंगे। देखिए, जैसा कि नाम है स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप होते हैं पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र जो मानव जीवन को ये प्रभावित करते हैं। मानव जीवन देखिए सबसे ज़्यादा मनुष्य रहता है मैदानी क्षेत्रों में। पर्वत और पठारी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे संसाधन पहुँचना और संसाधन का प्रयोग करना काफ़ी दुर्लभ हो जाता है। तो इस तरीके से ये स्थल रूप मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। आइए इसके सारे सवाल हल करते हैं। देखिए, ये मुख्य पृष्ठ पे आपके 2 सवाल हैं और उसके बाद हम हल करेंगे। आइए पता लगाएं जितने भी हैं, और उसके बाद अध्याय के आखिरी में अभ्यास के प्रश्न है। यूँ कहें कि सभी अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे इस वीडियो में। स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है? क्या समझ में आया? देखिए, स्थल रूप के प्रकार 3 होते हैं, पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र। ठीक। और मानव जीवन तथा संस्कृति का मतलब ये हुआ कि मनुष्य के जीवन के तरीके, उनके विचार, मूल्य, रीति रिवाज, धर्म, परंपराएं जो संस्कृति में आ जाएंगी, वो कैसे ये प्रभावित करते हैं स्थल रूप। बेहद आसान सवाल है ये। देखिए, आपके बुक में इसका आंसर यहाँ पे है। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का एक भौतिक रूप है जहाँ हम निवास करते हैं। पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। देखिए, आपको इसका आंसर ऐसे लिखना है। स्थल रूप मुख्य रूप से पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल और घाटियों के रूप में वर्गीकृत हैं। ठीक है, पर्वत आप समझते होंगे, पठार आप समझते होंगे, और मैदानी क्षेत्र जहां आप निवास करते हैं, जैसे बिहार, यूपी क्षेत्र का ये सभी क्षेत्र मैदानी भाग हो गए। मरुस्थल और घाटी के रूप में क्या है, बटा हुआ है। ये मानव जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं। मैदान कृषि और आवास में सबसे ज़्यादा होता है। पर्वत जल स्रोत एवं पर्यटन के लिए। पठार खनिज संसाधन के महत्वपूर्ण हैं। जितने भी खनिज होते हैं वो पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों से निकाले जाते हैं। ठीक। ये सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं और धार्मिक विश्वासों को आकार देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पहले का आंसर यही हो जाता है। दूसरा सवाल है, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियां एवं अवसर हैं? अभी हमने समझा कि स्थल रूप 3 होते हैं, पर्वत, पठार और मैदानी क्षेत्र। तो सबके अलग अलग गुण होते हैं, खूबियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ भी होती हैं। ठीक है, जो खूबियाँ होती हैं वो मनुष्य जीवन के लिए अनुकूल होती हैं, जैसे कि मैदानी क्षेत्र में रहना, बसना और वहाँ पे मनुष्य का संसाधन को उत्पन्न करना, कृषि वगैरह सारा आसान होता है। लेकिन पर्वत और पठारी क्षेत्रों में चुनौतियाँ होती हैं। ठंडी के मौसम हो, यातायात हो, ठीक है, फसल उत्पादन करना हो, वो पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में नहीं हो पाता। तो ये हमें बताना है क्या चुनौतियाँ हैं, क्या अवसर है स्थल रूप के अनुसार। इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे। विभिन्न स्थल रूप पहाड़, मैदान, पठार और रेगिस्तान जीवन के लिए अनूठी चुनौतियां और अवसर प्रदान करते हैं। सबसे पहले अवसर क्या है? मैदानी भाग कृषि, आवास, पहाड़ और पठार खनिज, पर्यटन। रेगिस्तान देखिए क्या होता है, सौर ऊर्जा और खनिज के लिए, और पहाड़ में खनिज और पर्यटन। तो ये हो गए अवसर। अब चुनौतियाँ क्या हैं? पहाड़ कठोर जलवायु, कठिन परिवहन। ठीक है, ये चुनौतियाँ हो गई। और मैदानी भाग जो सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है कृषि के लिए, उसका भी देखिए चुनौतियाँ हैं। क्या है? बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है और रेगिस्तान में बदल जाता है, पानी की कमी होती है और उच्च तापमान भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हो गए अवसर और चुनौतियाँ। ये आपका आंसर हो गया। देखिए, इसके बाद अगला जो पृष्ठ है हमारा 46, इसमें है आइए पता कक्षा की गतिविधियों के रूप में 4 अथवा 5 विद्यार्थियों के समूह बनाइए और विद्यालय के आसपास क्षेत्रों का अवलोकन कीजिए। आपको किस प्रकार के दृश्य भूमि दिखाई देती है? क्या कुछ किलोमीटर की दूरी पर दृश्य भूमि कोई परिवर्तन दिखाई देता है? ठीक है, क्या लगभग 50 किलोमीटर के भीतर परिदृश्य में बदलाव होगा? अन्य समूह द्वारा दी गई जानकारी की इसकी तुलना भी हमें करनी है। बिल्कुल सरल सवाल है ये। देखिए, ये कक्षा की गतिविधि हम तैयार करेंगे, 5 विद्यार्थी यहाँ पे लेंगे। तो जहाँ हम देखने जाएंगे आपका क्षेत्र होगा, जैसे कि बिहार क्षेत्र होगा, ये मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे आपको कहीं भी पहाड़ और पठार देखने को नहीं मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैदानी क्षेत्र ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये गतिविधि करना है आपके विद्यालय के आसपास वाले क्षेत्रों में। ठीक है,
तो यहाँ देखिए आपको किस प्रकार की भूमि दिखाई देगी, समतल मैदानी क्षेत्र। तो क्या कुछ किलोमीटर जैसे कि 5 या 6 किलोमीटर दूरी पर जब जाएंगे, क्या वो मैदानी क्षेत्र ना होकर पहाड़ और पठार में बदल जाएगा? नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए 50 या 60 या 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब मिल सकता है दूसरे ज़िलों में या नेपाल क्षेत्रों में। ठीक, इसका आंसर हम कैसे करेंगे, इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, मेरे स्कूल के आसपास का जो परिदृश्य समतल है, क्या है, समतल मैदानी क्षेत्र है। कुछ किलोमीटर जैसे कि 5 या 6 की दूरी में परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। जब मैं आगे जाता हूँ तो मुझे गंगा के मैदानी क्षेत्र, ठीक है, ये मैदान मिलते हैं, उपजाऊ मिट्टी और कृषि भूमि मिलती है। जब मैं 50 किलोमीटर के आगे जाता हूँ, देखिए सवाल में क्या है, फिर आपको पूछा गया है कि 50 किलोमीटर के भीतर और बाहर क्या बदलाव होंगे। तो इसके आगे हम जाएंगे तो परिदृश्य पहाड़ी क्षेत्र जैसे कि नेपाल है बॉर्डर पे, उसका क्षेत्र देखने को मिल सकता है अगर आपके जिले से संबंधित यानी नज़दीक हो तो। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है, इन्हीं समूहों के साथ, यानी जो हमने कक्षा में विद्यार्थियों के समूह बनाए हैं, भारत के किसी ऐसे क्षेत्र की यात्रा के बारे में चर्चा करनी है जहां वो पहले जा चुके हैं। उन क्षेत्रों पे दिखाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के दृश्य भूमियों की सूची तैयार करनी है, अन्य समूहों द्वारा दी गई जानकारी के साथ तुलना करनी है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। इसके बाद देखिए अगले जो पृष्ठ है 53 का सवाल है, पता लगाएं। क्या है, चित्रों के माध्यम से चित्र हमें देखना है 3.6। पर्वतों पर रहने वाले लोगों के सामने ध्यान देना है, जो समस्याएं हैं पर्वत पे जो रहने वाले लोग हैं उनके सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाया गया है। कक्षा में समूह बनाकर चर्चा करना है और प्रत्येक एक अनुच्छेद लिखना है उन चुनौतियों पर। ठीक है, यह हमें विचार बताना है कि पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियाँ हैं जो देखने को मिलती है, फिर भी वहाँ लोग क्यों रहते हैं। आइए देखते हैं चित्र 3.6। देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया पिक्चर 3.6 में, ये पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चुनौतियाँ हैं। आकस्मिक बाढ़ आ जाना, ठीक है, हिमधाव, देखिए एवलांस इसको बोलते हैं, बादल का फटना भी शामिल है इसमें, भूस्खलन भी शामिल है यानी पहाड़ों का टूटना, और पर्यटनों का अनियंत्रित आ जाना। इसके बाद भारी हिमपात और ठंडा मौसम, ये सारे पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। तो इन सब के बारे में हमें क्या करना है, टिप्पणी लिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है काफ़ी अच्छे से, आकस्मिक बाढ़ किसको बोलते हैं, भूस्खलन किसको बोलते हैं, हिमधाव किसको बोलते हैं, बादल फटना क्या होता है। आइए लिखते हैं इसका टिप्पणी। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, पर्वत पर रहने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियाँ निम्न है। पहला है आकस्मिक बाढ़, विशेष स्थान पे अकस्मात यानी अचानक बाढ़ आना जो ऐसा बादल फटने से होता है। दूसरा है भूस्खलन, पर्वतीय भूखंड के एक बड़े भाग या एक चट्टान का अचानक टूट कर गिर जाना, जो सड़क पर टूट के गिर जाती है, पहाड़ों पे जो बनते हैं, यातायात बाधित हो जाता है। तीसरा है हिमधाव, इसको एवलांस बोलते हैं, पर्वत से अकस्मात यानी अचानक हिम का गिरना, उसको हिमपात, या देखिए इसमें हिमपात भी होता है, बर्फ़ गिरते हैं और चट्टानों के टुकड़े भी गिर जाते हैं। चौथा है बादल का फटना, टिप्पणी में लिखना है, अचानक प्रचंड तूफान सहित वर्षा होती है तो उसको बोलते हैं बादल फटना, ज़्यादा भारी मात्रा में पानी होने लगता है। इसके बाद पांचवा, पर्यटनों को अनियंत्रित रूप से आ जाना, जो हिमालय जैसे क्षेत्रों में भूस्खलन, कचरे का ढेर होता है, प्लास्टिक प्रदूषण फैलता है और स्थानीय संसाधन पर दबाव बनता है, ज़्यादा पर्यटन आ जाएंगे अचानक। ठीक है, और आखिरी पॉइंट हम लिखेंगे ठंडा मौसम, पहाड़ों पर ठंडा मौसम बहुत कष्टदायी हो जाता है, जो पर्यटन, जीवन यापन और संसाधन पर पहुंच मुश्किल बनाता है। तो हमने तो टिप्पणी लिख दी सब जो पहाड़ों पे देखने को मिलते हैं। अब ये हमें बताना, इसमें एक और सवाल है, देखिए क्या है कि जब पर्वतों पर इतनी सारी चुनौतियां हैं, हमने तो अभी लिख दी सभी चुनौतियों को, तो फिर भी लोग यहाँ पे क्यों रहते हैं। तो इसका आंसर हमें ऐसे करना है, देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पर्वतों पर इन स्थानों पर कई चुनौतियां हैं, फिर भी लोग अपनी संस्कृति, जीवन शैली से प्रेम, प्रकृति जुड़ाव, पर्यटन अवसर, इसके कारण रहते हैं। जहां आप निवास करते हैं तो आप अपनी जगह तो छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, उससे प्रेम करेंगे अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति स्थान से। उसी तरीके से लोगों का भी जो पहाड़ों पर रहते हैं उन सभी अपने संस्कृति से, स्थान से, जीवन शैली से प्रेम करते हैं, इसीलिए वहाँ निवास करते हैं, छोड़ के नहीं जा पाते। ये आपका आंसर हो गया।
बाद हमारा पृष्ठ है 57 के सवाल है। चित्र 3.8 देखिए, चित्र 3.8 है। यहाँ पे स्थल रूपों के रंगों के कोड प्रयोग किए यहाँ पे करना है। उदाहरण के लिए तिब्बत के पठार का रंग बताना है, रॉकी श्रृंखला बताना है, नील नदी का मैदान उसका हमें रंग बताने हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है पठार का ये ब्राउन है, लाइट ब्राउन, हरा है, पर्वत श्रृंखला का ये वाला रंग है। तो पहला सवाल हमें बताना है तिब्बत का पठार का रंग, रॉकी श्रृंखला और नील नदी का मैदान। तो हम ऐसे करेंगे, तिब्बत का पठार हल्का भूरा है, ये रहा, रॉकी श्रृंखला गहरा भूरा डार्क ब्राउन ये रहा, और नील नदी का मैदान ये हो गया हरा। इसके बाद अगला देखिए, आइए पता लगाएं। कक्षा की गतिविधि के रूप में बहुत ऊंचाई से लिए गए उत्तर भारत के क्षेत्र के उपग्रह चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। 3.9 का अवलोकन कीजिए और उस पर चर्चा कीजिए। गंगा के मैदान का रंग हमें बताने हैं, इसमें देखना है सफ़ेद रंग किसको ये दर्शा रहा है, और उपग्रह चित्र में बाईं ओर भूरे रंग का फैलाव क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, गंगा के मैदान का रंग कौन सा है। तो ये सारे जो क्षेत्र है गंगा के मैदान के रंग ही हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए भूरा रंग है, तो ये हो गया आपका भूरे रंग का। सफ़ेद रंग किसको दर्शा रहा है, ये जो सफ़ेद रंग है ये हिम को दर्शा रहा है, बर्फ़ क्षेत्रों को। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हिम यानी बर्फ़। अगला है उपग्रह चित्र के बाईं और भूरे रंग का फैलाव क्या दर्शा रहा है। ये सारे भूरे रंग का फैलाव जो है ये क्या दर्शा रहा है, तो ये बताता है गंगा मैदान फैलाव क्षेत्र। अगले प्रश्न है 59 का, आइए पता लगाएं। क्या आप अपने प्रदेश के नदी के स्रोत अथवा संगम के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जिन्हें किसी समुदाय द्वारा पवित्र स्थल माना गया है। तो हम लिखेंगे जहाँ से गंगा निकलती है गंगोत्री, दूसरा है प्रयागराज का संगम। तो ऐसे इसका आंसर हम लिख सकते हैं गंगोत्री प्रयागराज संगम। इसके बाद दूसरा, अपने पास के नदी पर जाइए, वहाँ होने वाली सभी आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए, उन्हें लिखकर अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए किसी भी नदी पर हम जाते हैं तो आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है, वहाँ पे मुंडन होते हैं, बाल संस्कार होते हैं, पूजा पाठ होता है, कई प्रकार की वहाँ पे विधि विधान होती है, संस्कृतियाँ भी वहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, वो कर लेने हैं। अगला सवाल है, भारत के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के नाम हमें बताने हैं और ये भी बताना है कि वो स्थल रूप किस रूप से संबंधित है। तटीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्र है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, वो आपको कर लेने हैं। इसके बाद चैप्टर के आखिरी में अभ्यास के प्रश्न देखिए। आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है। इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं। देखिए आपका जो गांव, कस्बा या नगर है, जैसे कि बिहार की बात की जाए, ये तो मैदानी क्षेत्र है, तो हम मैदान चारों ओर देखते हैं जहाँ पे कृषि क्रियाएँ की जाती हैं। इसका उत्तर हम लिखेंगे, मेरा कस्बा गांव एक समतल मैदानी भू आकृति पर स्थित है जो गंगा के मैदानी इलाके का हिस्सा है। यहाँ के आसपास मुख्य रूप से कृषि योग्य उपजाऊ मिट्टी, नदियाँ, मैदानी इलाके में सुलभ परिवहन, ठीक है, सड़क और रेल मार्ग जैसी विशेषताएं दिखाई देती हैं। ये आपका आंसर हो गया पहले का। दूसरा सवाल है, आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। कौन से। देखिए यात्रा की शुरुआत करनी है नागपुर से। ये क्या है, ये पठारी क्षेत्र है। अब इसके बाद फिर आएगा प्रयागराज जो मैदानी हिस्सा है यूपी का, उत्तर प्रदेश का, और आखिरी है अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में, ये पहाड़ी एरिया है। तो इनके बारे में हमें बताना है। तो चलिए सबसे पहले आपको ऐसे इसका आंसर लिखना है। छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान मुख्य रूप से 3 स्थल रूप मिलते हैं। सबसे पहले छोटा नागपुर पठार। यात्रा की शुरुआत में छोटा नागपुर क्षेत्र जो प्राचीन चट्टानों से बना है, एक ऊंचा नीचा और खनिज समृद्ध क्षेत्र है, देखने को मिलता है। दूसरे स्थान पर प्रयागराज, इसके आसपास उपजाऊ गंगा का मैदान, जलोढ़ मिट्टी से समतल मैदानी क्षेत्र है ये। और तीसरा है अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा में हिमालय की पहाड़ियाँ, ढलान वन क्षेत्र है जो उत्तराखंड में स्थित है। तो इस तरीके से हमने तीनों को वर्णन कर दिया। चलिए देखते हैं इसका तीसरा सवाल। भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की हमें सूची बनाने हैं, जो हम सूची बनाएंगे और वो भी बताएंगे कि उसका स्थल रूप क्या है,
कौन सा तटीय है यानी समुद्र का किनारे ये जो प्रसिद्ध स्थल है, कौन सा मैदानी हिस्सा है और कौन सा पहाड़ी और पठारी पर है। देखिए इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल एवं विभिन्न भू आकृतियाँ। पहला है रामेश्वरम, ये तटीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र पर स्थित है। वैष्णो देवी धाम हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित है। वाराणसी ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है। और इसके बाद अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, ये भी उत्तरी मैदान में जो मैदानी क्षेत्र हो गया। कामाख्या देवी असम, ये पहाड़ी क्षेत्र है। जगन्नाथपुरी तटीय क्षेत्र और शिरडी साईं मंदिर, ये दक्कन के पठार के क्षेत्र हैं। इस तरीके से हमारा तीसरा सवाल पूरा हुआ। फोर्थ पार्ट में सही और गलत का चयन करना है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है। देखिए नवीन पर्वत श्रृंखला तो है लेकिन गोल शिखर नहीं है। हिमालय जैसे ऊंचे एवं नुकीली चोटियों वाली पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है। ठीक, कैसी है, नुकीली चोटियां हैं। यहाँ पे गोल कहा गया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। पठार प्राय एक ही ओर उठे हुए होते हैं। पठार प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं। पठार ऐसी स्थलाकृति है जो आसपास की भूमि की, देखिए आसपास की भूमि से उठी होती है, जो प्राय इसकी सतह के चपटी होती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हो जाएगा सही। तीसरा है पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं। देखिए जो पर्वत होते हैं इनकी हाइट क्या होती है, ऊंची होती है, अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जो पहाड़ियाँ होती हैं इनकी हाइट, इनकी ऊंचाई कम होती है, लेकिन ये एक ही स्थल रूप में आते हैं। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है स्टेटमेंट, देखिए भारत में पर्वत, पठार और नदियों, यहाँ पे नदियाँ में एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। क्या पूरे भारत में जो पहाड़, पठार और नदियाँ पाई जाती हैं वहाँ पे एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी पाए जाते हैं? बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पे भारत की जलवायु में विविधता है, यहाँ की मिट्टी, भौगोलिक स्थिति में विविधता है, तो उसके अनुसार वनस्पति भी अलग पाए जाते हैं, प्राणी भी अलग अलग पाए जाते हैं। यहाँ पे एक ही प्रकार के नहीं पाए जाते, ये गलत स्टेटमेंट है। गंगा यमुना की सहायक नदी है। गंगा जो है यमुना की सहायक नदी, यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल उल्टा कहा गया है, अपोजिट। ठीक है, गंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि ऐसे कहना है कि यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक, अगला है मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है। बिल्कुल सही है। मरुस्थल में जो वनस्पति जगत और प्राणी जगत पाए जाते हैं उनका शारीरिक शेप, ठीक है, यानी उनकी अनुकूलता ऐसी होती है कि वो मरुस्थल में रह पाते हैं। ठीक है, उनके अनुसार वो अनुकूल होते हैं, इसलिए उनमें विलक्षण पाए जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे कम पानी में मिले, ठीक, तो वहाँ पे दोनों जीवित रह सकते हैं, कम पानी और उच्च तापमान पर, इसलिए विलक्षण होते हैं। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। बिल्कुल सही बात है, ग्लेशियर के पिघलने से आता है। मैदानों में नदियों द्वारा इकट्ठा यानी एकत्र किए गए तलछट भूमि उपजाऊ बनाते हैं, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी बनती है गंगा के मैदान की। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। बिल्कुल गलत है, सभी मरुस्थल गर्म नहीं होते। मरुस्थल भी कुछ गर्म और शुष्क होते हैं। सहारा गर्म है और गोबी मरुस्थल क्या है, शुष्क है। तो सभी नहीं होते, ये भी गलत हो गया। पांचवा है, हमें सही का देखिए जोड़े बनाना है। जोड़े बनाना है हमें 5 में। देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है, पर्वतारोहण, ये हो गया हमारा आखिरी। राफ्टिंग क्या है, एक प्रकार का जल क्रीड़ा है, खेल, देखिए खेल होता है जो जल में, तो ये हो गया नदी। ठीक, ऊंट, ऊंट मरुस्थल का जहाज इसको बोलते हैं। पठार, तिब्बत का पठार, विश्व का छत। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान देखिए क्या है, तो धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। जल मार्ग, तो ये होगा गंगा। माउंट किलिमंजारो ये क्या है, एक ज्वालामुखी है, सक्रिय थी अफ्रीका का। यमुना, तो ये सहायक नदी है, ठीक, किसकी, गंगा की सहायक नदी हो गई। इस तरीके से हमने ये मिला लिया और इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।